हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी आप सभी का पार्थ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी तैयारियां बेहद शानदार चल रही होगी और इन महत्वपूर्ण क्लासों का आप लोगों को फायदा मिल रहा होगा। दोस्तों, ये वाले सेशन में हम लोगों ने प्राचीन भारत को पढ़ना स्टार्ट किया है और प्राचीन भारत की श्रृंखला में हम लोग मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बाद महाजनपद काल को पढ़ चुके हैं। और उसी 16 महाजनपद काल में हम लोगों को एक मुख्य साम्राज्य, जो एक मुख्य महाजनपद देखने को मिला जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य या मगध महाजनपद। चलिएगा, आज की क्लास की शुरुआत होगी मौर्य साम्राज्य के साथ में। और आप सभी को याद होना चाहिए कि पहला प्रश्न हम लोगों को यहां पर देख के रखा है। देखिए, पहला प्रश्न जो हम लोगों को यहां पर देखा है कि कौन सी अशोक के शासनकाल में प्रांतीय राजधानी नहीं थी। आप लोगों से सवाल पूछा है कौन सी यहां पर अशोक के समयकाल में प्रांतीय कैपिटल नहीं हुआ करती थी। देखिए, आप सभी को याद होना चाहिए जब सम्राट अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा हुआ था तब सम्राट अशोक के समयकाल में 5 प्रमुख प्रांत हुआ करते थे और उन 5 प्रमुख प्रांतों की अलग अलग कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन ठहरिए, हम लोग मगध महाजनपद पढ़े थे और मगध महाजनपद में जो मगध हम लोगों को एक महाजनपद देखने को मिला और इसी मगध महाजनपद में मुख्य रूप से हमें 4 साम्राज्य यहां पर देखने को मिलेंगे। और कौन कौन से वो 4 साम्राज्य होंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर हर्यक वंश देखने को मिला। कौन सा वंश देखने को मिला? हर्यक वंश देखने को मिला। और यही हर्यक वंश का जो संस्थापक माना गया वो बिंबिसार माना गया। कौन माना गया? बिंबिसार माना गया। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश में जो शासक बना वो कौन बनेगा? जवाब हो जाएगा अजातशत्रु बना। कौन बना? यहां पर जवाब हो जाएगा अजातशत्रु बनेगा। और तीसरे नंबर पर यहां पर कौन बना? जवाब हो जाएगा यहां पर उदयीन शासक बनेगा। और आपके उदयीन के बाद जो लास्ट में कौन जो बनेगा यहां पर नागदशक। कौन बनेगा? नागदशक इसी हर्यक वंश का शासक बना। तो यदि यहां पर हर्यक वंश से पूछ लिया जाएगा तो ये हर्यक वंश में 4 प्रमुख शासक हम लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। और इन चारों, ये जो हर्यक वंश मुख्य रूप से हुआ करता था, यही हर्यक वंश को पृथ्वहंता वंश, कौन सा अंश? पृथ्वहंता वंश भी कहा जाता है। इस वंश को क्या कहा जाता है? पृथ्वहंता वंश भी कहा जाता है। अब ये जो नागदशक हुआ करता था, इसकी हत्या, इस शासक की हत्या एक अमात्य शिशुनाग, यहां पर अमात्य याद होना चाहिएगा। ये जो नाग जो दशक हुआ, इसी जो दशक की हत्या यहां पर अमात्य शिशुनाग के द्वारा, किसके द्वारा? यहां पर अमात्य शिशुनाग के द्वारा की गई। और हर्यक वंश हम लोगों को पूर्णतः समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। इसी हर्यक वंश के बाद में जो लास्ट रूलर रहा जिसका नाम था नागदशक, और नागदशक की हत्या की शिशुनाग ने। इसके बाद कौन सा वंश आया? तो जवाब हो जाएगा हम लोगों को शिशुनाग डायनेस्टी देखने को मिली, यानी शिशुनाग वंश देखने को मिला। और यहीं पर शिशुनाग वंश में हमें मुख्य रूप से आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो मुख्य शासक हम लोगों को शिशुनाग देखने को मिला। और शिशुनाग के बाद हम लोगों को यहाँ पर कालाशोक, किसका समयकाल? कालाशोक का हम लोगों को शासक जो बनता हुआ दिखाई दिया। और यही कालाशोक हुआ करता था जिसके समयकाल में हम लोगों को यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति यही कालाशोक के समयकाल में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अब इस कालाशोक की हत्या महानंदीन के द्वारा, महानंदीन एक शासक हुआ, इसी महानंदीन के द्वारा कालाशोक की क्या की गई? हत्या की गई। और जो नेक्स्ट जो डायनेस्टी देखने को मिली, जो हमें वंश देखने को मिला, वो नंद वंश हुआ। कौन सा वंश हुआ? और नंद वंश में मुख्य रूप से हमें महानंदीन सवाल पूछेगा, हु इज द फाउंडर ऑफ नंदास डायनेस्टी? जवाब हो जाएगा महानंदीन शासक बनता हुआ हम लोगों को यहां पर दिखता है। और महानंदीन के बाद आप सभी को याद होना चाहिए एक नेक्स्ट रूलर यहां पर बैठा जिसका नाम होगा महापद्मनंद। कौन बना? महापद्मनंद यहां पर नंदवंश का शासक बना। और इसी महापद्मनंद के बाद कौन शासक बैठा था? तो जवाब हो जाएगा धनानंद। कौन आकर बैठा? धनानंद बेटा। अब यहां पे जो धनानंद दिल्ली, ये मगध राजवंश बेटा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जो चाणक्य हुआ करता था, जो विष्णुगुप्त यहां पर हुआ करता था, इसी विष्णुगुप्त ने किसकी यहां पर
हेल्प लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प लिया, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इसने क्या किया था, धनानंद की यहां पर हत्या की थी। और जो लास्ट हम लोगों को मगध में जो यहां पर साम्राज्य देखने को मिला, जो वंश देखने को मिला, वो हुआ करता था यहां पर कौन सा, तो जवाब हो जाएगा यहां पर हमें मौर्य डायनेस्टी देखने को मिली। और यही मौर्य डायनेस्टी को हम लोगों को विस्तार से यहां पर पढ़ना है। अभी जो मौर्य डायनेस्टी हम लोगों को देखने को मिली, यदि आपसे पूछेगा हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक हुआ करता था वो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। कौन मेरा, चंद्रगुप्त मौर्य हम लोगों को यहां पर शासक देखने को मिलेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बैठा यहां पर, बिंदुसार। कौन बैठा, बिंदुसार हम लोगों को यहां पर शासक बनता हुआ दिखाई देगा। और बिंदुसार को क्या कहा जाता है, बिंदुसार को पिता का पुत्र, पिता का पुत्र व पुत्र का पिता, व पुत्र का पिता, ये टाइटल किसके पास में है, तो जवाब होगा कि यह जो टाइटल प्राप्त हुआ बिंदुसार को। और बिंदुसार के बाद कौन बना, सम्राट अशोक बने। सम्राट यहां पर अशोक क्या बनते हैं, इसी मगध राजगद्दी पर विराजमान होते हैं और नेक्स्ट रूलर बनते हैं, राइट। और हम लोगों को यही मौर्य वंश को यहां पर विस्तार पूर्वक पढ़ना है। अब हम लोगों को देखिएगा, हम लोगों को जो प्रश्न देके रखा है, कौन सी, या आपके अशोक के समयकाल में प्रांतीय कैपिटल नहीं हुआ करती थी। आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि अशोक के समयकाल में 5 प्रमुख, पूरा जो प्रशासन हुआ करता था वो 5 भागों में बटा हुआ था, 5 प्रांतों में बांट दिया गया था। आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। वहीं पर मुख्य रूप से हमारे पास में एक प्राची, जैसे कैपिटल पाटलिपुत्र हुई, क्या हुई, पाटलिपुत्र हुई थी, इतना आप लोगों को याद होना चाहिए। एक दक्षिणापद, कौन सा हुआ करता था, दक्षिणापद हुआ करता था। और दक्षिणा की कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो सुवर्णगिरी। कौन सी गिरी, सुवर्णगिरी हुआ करती थी कैपिटल। ये प्रमुख रूप से 5 प्रांत हुआ करते थे। और इसी दक्षिणापद के बाद में क्या हुआ करता था, आप लोगों को याद होना चाहिए। यहां पर उत्तरापद, कौन सा पद हुआ करता था, उत्तरापद हुआ करता था, जिसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, तक्षशिला। क्या हुआ करती थी, तक्षशिला हुआ करती थी। और आप लोगों को यहां पर एक और आप लोगों का प्रांत हुआ करता है जिसका नाम था अवंती। कौन हुआ करता था, यहां पर अवंती हुआ करता है, जिसकी कैपिटल हम लोगों को उज्जैनी देखने को मिली। कौन सी देखने को मिली, आपकी उज्जैनी। और एक कलिंग, कलिंग हम लोगों को देखने को मिला, और जिस कैपिटल हम लोगों को तौसली। कौन सी देखने को मिली, तौसली, जिसकी कैपिटल हम लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो यदि आप लोगों से पूछा जाएगा कि अशोक के समयकाल में कितने प्रांत हुआ करते थे, तो 5 प्रांत हुआ करते थे, राइट। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सुवर्णगिरी हम लोगों को देखने को मिली। कैपिटल हम लोगों को धौली नहीं देखने को मिलेगी। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आप सभी को इतना सारा याद होना चाहिएगा। और ये 5 प्रांत मुख्य रूप से मैंने आप सभी के सामने लिखे हैं। चलिएगा, अगला जो हम लोगों को दे के रखा है, देवमातृक भूमि से क्या अभिप्राय है। और मगध साम्राज्य में आप लोगों ने नाम सुना होगा चाणक्य का। और चाणक्य ने क्या किया था, इसी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, नो डाउट विष्णुगुप्त आप सभी जानते होंगे। इसी विष्णुगुप्त ने क्या किया था कि इस विष्णुगुप्त ने जो ऐसा हम लोगों को बता, एक बुक लिखी थी, इसका नाम था अर्थशास्त्र। कौन सी बुक लिखी थी, यहां पर अर्थशास्त्र जो बुक लिखी। और हम लोगों को बताया कि जो पूर्णतः जो मगध साम्राज्य हुआ करता था, और मगध में मुख्य रूप से जो मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, जिसमें 10 प्रकार की भूमि हम लोगों को देखने को मिलेगी। 10 प्रकार की भूमि हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। अब इन 10 प्रकार की भूमि, तो वो खेत जो जुता हुआ उसे कृष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता, कृष्ट। और जो बिना जूता खेत हुआ करता था, बिना जूता जो खेत हुआ करता था, यानी बिना जूता हुआ करते जो भूमि हुआ करती थी, उसे अकृष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अकृष्ट कहा जाता था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और वैसी भूमि यानी वह भूमि जिसको वर्षा की आवश्यक है, मतलब खेतीबाड़ी के लिए जो वर्षा पर निर्भर हुआ करती थी, वैसी यानी वह भूमि जो वर्षा पर क्या हुआ करती थी, निर्भर हुआ करती थी, तो जिसे क्या कहा जाता था, देवमात्रक। क्या कहा जाता था, जिसे देवमात्रक कहा जाता था। और वह भूमि जो वर्षा पर निर्भर नहीं थी, किस पर निर्भर नहीं थी, वर्षा पर निर्भर नहीं थी, वर्षा पर निर्भर नहीं थी, वैसी भूमि को क्या कहा जाता है, अदेवमात्रक। क्या कहा गया है, अदेवमात्रक कहा गया है। मुख्य रूप से हम लोगों को इतना ही यहां पर पढ़ना है, फिर ज्यादा
लंबा हो जाएगा, ज्यादा बड़ी क्लास हम लोगों को देखने को मिलेगी। देखिएगा, देवमात्रक भूमि क्या हुआ करती थी? तो देवमात्रक भूमि का मतलब होता था कि एक सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर, यानी वह भूमि जो मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर हुआ करती थी। आप सभी को याद होना चाहिए, मैंने आप लोगों को जानकारी दिया था कि जो चाणक्य हुआ करता था, इसी चाणक्य ने हम लोगों को यह बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य में 10 प्रकार की क्या हुआ करती थी भूमि हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहां पर याद होना चाहिए, ये क्रस्ट है, इसको लिख लीजिएगा आप, क्रस्ट, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हुआ करता था, सीजेरियन सर्जरी से जन्म लेने वाला पहला भारतीय शासक कौन हुआ करता था? आप लोगों से यहां पे सवाल पूछा है कि पहला जो सीजेरियन यानी सर्जरी से, देखिए ऐसी कहानियां हम लोगों को देखने को मिलती है और ऐसे कहीं ना कहीं जो पुस्तकों में हम लोगों को प्रमाण भी देखने को मिले, यानी या सर्जरी के माध्यम से किस शासक का यहां पर मुख्य रूप से जन्म हुआ था। और 4 ऑप्शन देके रखे हैं, बहलोत लोदी और चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या बिंदुसार। आप लोगों को याद होना चाहिए जो दुर्धरा हुआ करती थी और चंद्रगुप्त मौर्य, कौन? चंद्रगुप्त जो मौर्य हुआ और दुर्धरा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हम लोगों ने देखा था कि सेल्यूकस निकेटर की जो बहन हुआ करती थी, इसका नाम था हेलेना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ करता था? हेलेना। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की एक और जो पत्नी के बारे में हम लोगों को जिक्र देखने को मिला, दुर्धरा मुख्य रूप से चंद्रगुप्त की पत्नी हुआ करती थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ करती थी, समय समय पर हेलेना के द्वारा इसी दुर्धरा को जहर भी दिया गया था। लेकिन जब इन दोनों ने मिलकर बिंदुसार को जन्म दिया, बिंदुसार तो बच गया, लेकिन दुर्धरा, उस समय दुर्धरा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और जब बिंदुसार का जन्म हुआ था तो उसके चेहरे पर, यानी इसी सेंटर पॉइंट पर, यहां पर हम लोगों को एक धब्बा दिखाई दिया, एक काला बिंदु दिखाई दिया, जिसके कारण इसी बिंदुसार का नाम क्या पड़ गया था? बिंदुसार रखा। यानी जो बालक आया, इस बालक का नाम क्या रखा गया? बिंदुसार रखा गया। आप सभी को याद होना चाहिए, बिंदुसार का एक नाम अजात शत्रु भी हम लोगों को देखने को यहां पर मिलेगा। आप सभी को याद होना चाहिए, मैंने बताया था कि इसे यहां पर ये पिता का पुत्र व पुत्र का पिता का भी टाइटल इसी के पास में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब कालाशोक कौन हुआ? मैंने अभी आप लोगों को जानकारी जो यहां पर दिया था कि यह मुख्य रूप से शिशुनाग वंश संबंधित है। कौन से वंश से? शिशुनाग वंश संबंधित है। इसी के समयकाल में हमें जो द्वितीय बौद्ध संगति हम लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। देखिए, बहलोत लोदी कौन हुआ करता था? बहलोत लोदी। यहां देखिए, हम लोगों को मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत पढ़ने को मिलती है और यहीं पर दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को यहां पर देखने को मिली। और इसी दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को यहां पर याद होगा आप सभी को, हमें गुलाम डायनेस्टी देखने को मिली। और इसी गुलाम वंश के बाद हम लोगों को यहां पर दूसरा वंश देखने को मिला, जिसका नाम था मुख्य जो रूप से यहां पर खिलजी वंश देखने को मिलेगा। और इसी खिलजी वंश का एक शासक और खिलजी वंश के बाद हमारे पास में तुगलक वंश। कौन सा वंश देखने को मिला? एक तुगलक वंश हम लोगों को यहां पर देखने मिला। और तुगलक वंश के बाद जो नेक्स्ट जो डायनेस्टी, जो वंश हम लोगों को देखने को मिला, वो हुआ करता था सैयद। कौन सा देखने को मिला? सैयद वंश देखने को मिला। और सैयद वंश के बाद जो 5वां वंश हम लोगों को देखने को मिला, वो लोधी डायनेस्टी। कौन सी जो डायनेस्टी हुई? लोधी वंश हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और ये जो लोधी वंश हुआ करता था, यदि आप लोगों से पूछेगा हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, यानी लोधी वंश का संस्थापक कौन हुआ, तो जवाब हो जाएगा बहलोद। कौन हुआ करता था? बहलोत लोधी, या बहलोत लोधी ही इस लोधी वंश का जो संस्थापक हुआ। देखिए, इसी दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय काल के लिए, यानी लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड के लिए जो शासक बना था तो वो बहलोत लोधी ही बना था। कौन बना था? बहलोत लोधी बना था। ये बहलोत लोधी ऐसा माना जाता है कि यह मुख्यतः यहां पर 38 वर्ष, यानी 38 वर्षों तक यह मुख्य रूप से दिल्ली की सत्ता पर बैठा था। और ये जैसे ये लोधी डायनेस्टी भारत में आएगी, ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट अफगान डायनेस्टी थी। फर्स्ट अफगान जो डायनेस्टी भारत में मानी गई, सेकेंड मतलब
पहला अफगानी जो वंश भारत में माना गया वो लोधी वंश ही माना गया। तो ये हुआ करता था बहलोत लोधी। जैसे ही बहलोत लोधी दिल्ली की सत्ता पर बैठेगा तो ये अपने नाम से सिक्के भी चलाएगा और उन सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो जवाब हो जाएगा बहलोद सिक्के कहा जाता था। लेकिन यहां पे जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा, यानी बिंदुसार है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहां पर देख रखा है कि अशोक के अभिलेखों में एक रानी कारुवाकी का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि बिहार में एक आप लोगों को कौशाम्बी यहां पर अभिलेख देखने को मिला, और इसी कौशाम्बी अभिलेख जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इस तरीके से बना हुआ, देखिए यहां पर बना तो सकते नहीं हम, इस तरीके से बनता हुआ हम लोगों को यहां पर देखने को यह मुख्य रूप से यहां पर दिखता है। और इसके जो एक साइड में हम लोगों को रानी कारुवाकी का जिक्र हम लोगों को देखने को मिला, और ये कहां पर देखने को मिलेगा, कौशाम्बी अभिलेख हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये कौशाम्बी अभिलेख को आप सभी ने पढ़ा हुआ कि अकबर ने अपने समयकाल में, जो अकबर दिल्ली का शासक बना था, तो यहां पर अकबर ने अपने समयकाल में इसे बिहार से कहां पर बुलाया था, यानी ये इसे शिफ्ट किया था। जवाब हो जाएगा प्रयागराज। इसे यह प्रयागराज लाया था, आप सभी को याद होना चाहिए। और सम्राट या अशोक का मुख्य रूप से अभिलेख हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो रानी कारुवाकी का उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो कौशाम्बी अभिलेख में हम लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए ये आपके अशोक के कई अभिलेख यहाँ पे शिफ्ट किए गए थे, लेकिन मुख्य रूप से आप लोगों को ये भी याद होना चाहिएगा कि एक टोपरा, कौन सा अभिलेख, एक टोपरा व मेरठ अभिलेख, टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली किसने शिफ्ट किया था। यदि आप लोगों से ये सवाल पूछ लेगा तो क्या होगा इसका जवाब, यानी सम्राट जो अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली किस शासक के द्वारा शिफ्ट किया गया था, तो जवाब हो जाएगा कि एक तुगलक वंश। कौन सा वंश, तुगलक वंश का डायनेस्टी का एक शासक जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम हुआ करता था, फिरोज शाह तुगलक हम लोगों को देखना। इसने क्या किया था, इन दोनों अभिलेख को दिल्ली शिफ्ट किया था। आप लोगों को याद होना चाहिएगा सांची अभिलेख आप सभी जानते हैं कि हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहां पर मौस्की यहां पर अभिलेख कहां पर देखने को मिलेगा, ये कर्नाटक में हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो जो सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को देखने को मिलेगा कौशाम्बी। बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहां पर देख के रखा है, निम्नलिखित में से विदेशी राजाओं में कौन यहां पर आपके अशोक का समकालीन नहीं था। सम्राट जो अशोक का कौन सा समकालीन नहीं था। देखिए ये थोड़ा सा कहीं ज्यादा डिप्थ में हम लोग सवाल देख चुके हैं। इस सवाल का जो राइट आंसर हुआ करता था वो डेरियस हुआ करता था। ये शासक सम्राट अशोक के समयकाल में नहीं हुआ। जो एक तरीके से की फैक्टर के रूप में आप सभी को यहाँ पर याद कर लेना है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र एक नगर समिति द्वारा शासित हुआ करता है जिसमें सदस्यों की संख्या हुआ करती थी। देखिए हम लोगों को जो देखने को मिला कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र एक नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। हम लोगों से यहां पे सवाल पूछा है 40, 30, 10 या मुख्य रूप से आप लोगों को 15, चार ऑप्शन हम लोगों को देख के रखे हैं। यानी एक समिति में जो सदस्यों की संख्या हुआ करती थी वो कितनी हुआ करती। देखिए एक सभा बनती थी, एक सभा बनती थी जिसमें 5 सदस्य होते थे। सदस्य कितने होते थे, 5 सदस्य होते थे। ऐसी 5 जब सभाएं बन जाती थी तो एक सभा में जो मुख्य रूप से 5 सदस्य तो सॉरी 6 सदस्य होते थे। लेकिन अब जैसे ये 6 सदस्य है यहाँ पर, तो ऐसी 5 सभाएं मिलकर एक समिति बनाती थी। टोटल 30 सदस्य हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को देखने को मिलेगा, यानी 30। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को देखने वाला, मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा। यानी मौर्य काल में हम लोगों से सवाल पूछा है कि जो मौर्य काल हम लोगों को देखने को मिला और इसी मौर्य काल में जो भवनों का जो निर्माण होता था और यही भवनों का
निर्माण हम लोगों को लकड़ी से बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके प्रमाण हम लोगों को कहां से मिले हैं? तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी देख रखा है आप लोगों का। क्या यहाँ पर अंतरजी खेड़ा या कुम्हार या कौशंबी से हम लोगों को ये प्रमाण देखने को मिलते हैं। देखिएगा, यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि मौर्य काल में हमें लकड़ी के भवनों का निर्माण देखने को मिला और चंद्रगुप्त मौर्य, कौन शासक? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ऐसा माना जाता है कि पहली बार भारत के इतिहास में जो पहली बार लकड़ी के भवनों का निर्माण किया गया और हमें कुम्हार बिहार से ऐसे प्रमाण हम लोगों को यहां पर देखने को मिले। ये सबसे पुराना प्राचीनतम प्रमाण हम लोगों को भारत से मिला है कि भारत में भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लकड़ी के भवनों का निर्माण किया गया था। लेकिन जब मध्यकालीन की भारत की बात होगी तो मध्यकालीन भारत में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? इसी मध्यकालीन भारत में हम लोगों को जवाब हो जाएगा एक तुगलक वंश देखने को मिलेगा। और इसका जो फाउंडर हुआ करता, जो संस्थापक हुआ करता था, वो हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक। कौन हुआ करता था? गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता था। और इसी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा क्या किया गया था? मध्यकाल में यानी मध्यकालीन भारत में पहली बार यहां पर लकड़ी का महल जो बनवाया गया था इन प्लेस ऑफ तुगलकाबाद में इसने क्या किया था? लकड़ी का महल जो बनाया था। और जब एक समय काल में जब ये इसमें विश्राम कर रहा था तो इसी के बेटे शहजादा जोना खां के द्वारा हाथियों से तुड़वा भी दिया गया था ये महल। तो प्राचीन भारत में हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में ऐसे प्रमाण देखने को मिले और मध्यकालीन भारत में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा लकड़ी के महल का निर्माण किया गया था। जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, कुम्हार से। आपका अंतरजी खेड़ा क्या है? आप सभी जानते हैं यहीं से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ था? पहली बार आप सभी जानते हैं कि पहली बार हम लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा कि हमें लोहे के प्रमाण, कहां पर? लोहे के जो प्रमाण है, लोहे के प्रमाण हम लोगों को यहां पर देखने को मिले। और जो तक्षशिला क्या हुआ करता था, तो हम लोगों को जो 16 महाजनपद देखने को मिले उसमें जो गांधार हुआ करता था, तो गांधार की कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो जवाब हो जाएगा तक्षशिला हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। राइट, चलो बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न आप सभी को यहां पर देखने को मिलेगा और अगला प्रश्न जो ये रहेगा कि मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन हुआ करता था? हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जो मौर्य वंश का जो संस्थापक हुआ वह चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में दिल्ली इसी मगध डायनेस्टी पर कौन आकर बैठ गया था? जवाब हो जाएगा बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक बने। और इनके बाद जो मुख्य हम लोगों को प्रथम सम्राट के बारे में पूछा है तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। इस सवाल का राइट आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहां पर देख रखा है कि अशोक के किस आपके स्थान से अभिलेखों से रानी का अभिलेख हम लोगों को देखने को मिलेगा? अभी हम लोग इसे देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी से होगा, कौशंबी से हम लोगों को देखने को मिलेगा। फिर से रिपीट, ये माशकी अभिलेख अभी हम लोगों को देखा था, कर्नाटक में मुख्य रूप से हम लोगों को देखने को मिलेगा। और ये गुजरी यहाँ पर अभिलेख, यह अभिलेख कहां पर पड़ेगा? ये आपका गुजरी अभिलेख हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। और यहीं पर नाम सम्राट अशोक का हमें अशोक नाम देखने को मिलेगा। तो सम्राट आपके अशोक का अशोक नाम हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? तो जवाब हो जाएगा ये गुजरी अभिलेख में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम लोगों से पूछा है रानी का अभिलेख कहा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी से होगा, यानी कौशाम्बी को कहा गया है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहां पर देख रखा है, अगला प्रश्न क्या देख रखा है? मौर्य के जो आपके पश्चात किस वंश के शासक के द्वारा मध्य प्रदेश पर, मतलब सवाल ये पूछा है कि मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों के द्वारा मध्य प्रदेश पर शासन नहीं किया गया? हमारे मध्य प्रदेश पर शासन नहीं किया गया था। आप लोगों को यहाँ पर गुप्त वंश जो देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि श्रीगुप्त इसका जो संस्थापक हुआ, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक हम लोगों को
चंद्रगुप्त माना जाता है, यह प्रमुख जो संस्थापक माना गया। सुंग वंश का संस्थापक कौन हुआ? जवाब हो जाएगा पुष्यभीति। पुष्य हमें भीति, शुंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुक हुआ। कौन हुआ? सीमुक हुआ। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया था, लेकिन कुषाण डायनेस्टी नहीं हुआ करती थी। सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, जो चीन वाला क्षेत्र हुआ करता था उसमें यूची, कौन सी? यूची एक प्रकार की जनजाति हुआ करती थी, और इसी जनजाति के द्वारा भारत में क्या किया गया था? प्रवेश। और इसी जो डायनेस्टी का जो प्रमुख वंश जो संस्थापक हुआ करता वो कुजुल कडफिसेस करके इसका मुख्य रूप से संस्थापक हुआ करता था। और यही डायनेस्टी के लोगों ने क्या किया था? भारत में पहली बार, याद होना चाहिएगा, भारत में पहली बार शुद्ध सोने के जो सिक्के चलाए थे वो इन्हीं शासकों के द्वारा जो भारत में मुख्य रूप से चलाए गए थे। राइट, तो सवाल का जो राइट आंसर ऑप्शन में यानी जो मतलब मौर्य के बाद में जो आपके पश्चात में मध्य प्रदेश में जिसका शासन हम लोगों को देखने को नहीं मिला, तो वो ऑप्शन नंबर ए ही से होगा। इनका हम लोगों को मध्य प्रदेश में शासन नहीं देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को दे के रखा है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान आपके अश्वघोष किसके समकालीन हुआ करते थे? किसके समकालीन यह हुआ करते थे? आप लोगों से पूछा है। शिशुनाग, नागार्जुन, अशोक या कनिष्क? इसी कनिष्क के समय काल में हुआ करते थे। आप सभी को याद होना चाहिएगा अश्वघोष की एक पुस्तक आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि जब आपके अश्वघोष की एक बुद्ध चरित्र, उसी बुद्ध चरित्र यहाँ पर एक हम लोगों को पुस्तक देखने को मिली जिसमें बुद्ध का जीवन की व्याख्या, उनके जीवनी की व्याख्या यहाँ पर की गई है। और यही बुद्ध जो चरित्र जो हम लोगों को पुस्तक देखने को मिली, यह बुद्ध की यानी बुद्धों की रामायण भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धों की रामायण भी इसे कहा जाता है। आप सभी को याद हो, जो यहाँ पर होना चाहिए। और यह अश्वघोष हुआ करते जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ करती थी। चतुर्थ जो बौद्ध संगति देखने मिली उसमें उपाध्यक्ष भी हमें मुख्य रूप से अश्वघोष ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर नागार्जुन है, और नागार्जुन आप सभी जानते हैं, इसने जो शून्यवाद यानी इसने सापेक्ष का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का इसने जो सिद्धांत दिया था हम सबको यहाँ पर याद होना चाहिएगा, हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन इसी को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन इसी को कहा जाता है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। लेकिन आपके अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो यह ऑप्शन नंबर ए से होगा, कनिष्क के समकालीन यह मुख्य रूप से माने गए हैं। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ करता था? देववर्मन, सतधनवान, बृहदस्थ या संप्रति? Who is the last ruler of Maurya's dynasties is known as बृहदस्थ। बृहदस्थ हुआ करता था अंतिम शासक। तो जो सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगले प्रश्न का। और जो अगले प्रश्न, मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या हुआ करती थी? भूमि कर मुख्य रूप से हुआ करता था, उसकी दर क्या हुआ करती थी? आप लोगों से सवाल पूछा है। या आपके उत्पादन का 1/4 से 1/4 से 1/6, 1/2 से 1/4, 1/8 से 1/8, 1/10 से 1/16 कितनी हम लोगों को भूमि कर यहाँ पर देखने को मिलेगी? देखिए, आप लोगों को याद होना चाहिए, ये जो मौर्य काल में जो भूमि कर हुआ करती थी, ये आपकी 1/4 से तो 1/6 के मध्य में हुआ करती थी। इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और जो राजस्व की दर थी, राजस्व की जो दर हुआ करती थी वो 1/8 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। राइट, तो जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। 1/4 से 1/6 हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा, रुक करेंगे अगले प्रश्न का। और अगले प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? देखिए, ये एक प्रकार के कर आप लोगों को दे के रखे हैं। यह जो प्रकार के कर आप लोगों को दे के रखे हैं,
और यह उनके क्षेत्र की यह कर किस प्रकार का कर हुआ करता था, आप लोगों से सवाल पूछा है। तो आपको जो बताना है कि मौर्य काल में प्रमुख कर हम लोगों को देखने को मिले, और इन कर जो हम लोगों को यहाँ पर जो देखने को मिले हैं, एक प्रकार कर है और उनका क्षेत्र है किस पर ये लगाया जाता, वो सुमेलित नहीं है। प्रणय एक प्रकार का आयत कर हुआ करता था। इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिएगा, एक विष्ट कर हुआ करता था, यह बेगार नहीं, यह एक प्रकार का श्रम कर हुआ करता था। किस प्रकार का कर हुआ करता था, श्रम कर हुआ करता था। भाग एक कृषि, जो यहां पर या आपकी स्थानीय कृषि पर जो कर लगाया जाता था उसे हम लोग क्या बोल देते थे, स्थानीय कर बोलते थे। कर यानी महसूल हुआ करता था, यह बात बिल्कुल सही है। और प्रणय एक प्रकार जो एक प्रकार का आपका आयात कर हुआ करता था, यानी जो सवाल का राइट आंसर हुआ करता था, जो विष्ट हुआ करता था वो बेगार नहीं, वो एक प्रकार का श्रम कर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और मौर्य डायनेस्टी में कई प्रकार के हम लोगों को यहाँ पर कर देखने को मिले, यानी जो एक प्रकार का सीता कर भी देखने को मिलेगा। और जो सीता कर हुआ करता था वह मुख्य रूप से शाही भूमि पर, जो शाही भूमि हुआ करती थी उन पर एक प्रकार कर लगाया जाता था। यदि आप लोगों से पूछेगा कि सीता कर, सीता किससे संबंधित थी, जो शाही भूमि हुआ करती थी, तो शाही भूमि पर जो एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता था उस टैक्स को क्या कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा उसे हम लोग सीता कर कहते हैं। कौन सा कर कहेंगे, सीता कर कहेंगे। आप लोगों को याद होना जो चाहिएगा। और एक प्रकार का हिरण्य, कौन सा, हिरण्य टैक्स हुआ करता था। इसमें नगद पैसे वसूले जाते थे, मतलब ये जो टैक्स होता था ये नगद पैसों में इसकी वसूली होती थी। आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा, राइट। तो जो सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्ट वेगार नहीं, एक प्रकार का सम कर हम लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी सब यहां पर एक्यूरेट दे के रखे। चलो बढ़े अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है कि आपके अशोक के इन प्रधान शिलालेखों में कौन सा धम्म का विवरण हम लोगों को देखने को मिलेगा। और धम्म का विवरण हम लोगों को यहां पर देखने को मिला है। 5वां अभिलेख, 11वां अभिलेख, 12वां अभिलेख या 13वां अभिलेख हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर है, या आपके अशोक के धम्म का विवरण, किसका उल्लेख, धम्म का विवरण का जो सारांश है वो कहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। 5वां, 11वां, 12वां या 13वां अभिलेख क्या होगा यहाँ पर। देखिएगा, 5वां अभिलेख जो हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, इसमें जो मौर्य काल हुआ करता था, इसमें जो वर्ण व्यवस्था क्या हुआ करती थी, वर्ण व्यवस्था पर हम लोगों को चर्चा देखने को मिलेगा। जो 11वां अभिलेख यहां पर देख रखा है, यहीं पर हम लोगों को में धम्म की व्याख्या, किसकी द्वारा, धम्म की जो व्याख्या हम लोगों को यहीं पर जो देखने को मिलेगा। और 12वां अभिलेख में यहाँ पर यहाँ पे स्त्री की महापात्र, जो महापात्र के बारे में उनकी जानकारी यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। और 13वां अभिलेख ये बैटल ऑफ कलिंग, बैटल ऑफ ये इसी के बारे में हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, यही युद्ध हुआ करता था, युद्ध हुआ। लेकिन इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, धम्म का विवरण कहां से देखने को मिलेगा, तो धम्म का विवरण हम लोगों को यहाँ पर 11वें अभिलेख में यहाँ पर देखने को मिला। ये बाकी के भी जो आप लोगों का अभिलेख हम लोगों को देखने को मिले, 13 प्रमुख अभिलेख हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले हैं। आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिए बढ़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देखे रखे कि आपके अशोक के द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता ने ग्रहण की थी। यानी जब सम्राट अशोक मुख्य रूप से जब शासक हुआ करते थे, उस समय एक बौद्ध परिषद हम लोगों को देखने को मिलेगी। और उस समय जो शासक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, अश्वघोष, खुसरू वरिपट्ट, संघमित्र या मोगली पुत्र तस्य। देखिएगा, हम लोगों को 4 बौद्ध संगति देखने को मिलेगी। और जो 4 बौद्ध संगति हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो मुख्य रूप से पहले हम लोगों को यहाँ पर राजगृह में, जिसमें शासक हम लोगों को यहाँ पर अजातशत्रु देखने को मिलेगा। और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, कहां पर, वैशाली में देखने को मिली, जिसमें शासक कौन हुआ करता था, कालाशोक हुआ करता था, कालाशोक हुआ करता था। इसमें तीसरी बौद्ध संगति हम लोगों को यहाँ पर पाटलिपुत्र में देखने को मिली। और इसी पाटलिपुत्र में जो शासक हुआ करता था वो हुआ करता था सम्राट, यहाँ पर
ये आपके अशोक देखने को मिलेगी। 4 प्रमुख बौद्ध संगति हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो पहली हुआ करती थी समिति, उसमें अध्यक्ष हुआ करता था महाकश्यप। कौन हुआ? ये जो प्रमुख रूप से अध्यक्ष हुआ, आप लोगों को याद होना चाहिए। कालाशोक के समय काल में साबक मीर कौन हुआ करता था? साबक मीर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन जो तीसरी बौद्ध संगति हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसी में ही हम लोगों को मोगली, कौन सा? मोगली पुत्र तिस हम लोगों को यहाँ पर अध्यक्ष बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति आप लोगों ने देखा होगा कि JNK में इसका आयोजन हुआ करता था। शासक कौन हुआ करता था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में जो मुझे जवाब देना है, और जो अध्यक्ष वसुमित्र हुआ करता था, राइट। लेकिन पांचवी एक बौद्ध संगति ये आपके 1871 में हम लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि म्यांमार में हुई। कहां पर हुई? म्यांमार में हम लोगों को देखने को मिली। और आप सभी को ये मुझे जवाब देना है, ये जो 1971 में जो पांचवी बौद्ध संगति हम जो म्यांमार में देखने को मिली, उस समय जो म्यांमार में मुख्य रूप से जो शासक कौन हुआ करता था, राइट है। और एक छठी हम लोगों को 1954 में देखने को मिली, रंगून म्यांमार में। जो म्यांमार में हम लोगों को ये भी यहीं पर देखने को मिली। यहां पर उस समय PM कौन हुआ करते थे? इन दोनों सवालों का आप सभी को मुझे जवाब देना है, राइट। लेकिन हमारे जो सवाल का राइट आंसर होगा वो मोगली पुत्र तस हुआ। कौन हुआ? मोगली पुत्र तस। चलो बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है, वो अगला प्रश्न क्या है कि ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? कौटिल्य ने एक जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, और आप सभी जानते हैं कि ये जो अर्थशास्त्र है यह मुख्य रूप से संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, जो शासन आर्ट के बारे में, शासन कला के बारे में हम लोगों को जानकारी प्रदान करता है। चलो बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है कि दिव्यार्क के अनुसार किसके उपदेश से प्रभावित होकर वह हिंसांग के अनुसार या आपके अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? अशोक ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था उसके ऊपर किस प्रख्यान पंडित के उसके ऊपर उपदेशों का प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलेगा? तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि जो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उससे पहले वह जो शासक हुआ करता था शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था, ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन एक प्रकार के व्यक्ति जिनका नाम था बाल पंडित के विचारों से प्रभावित होकर, किनसे? बाल पंडित के विचारों से प्रभावित होकर जो सम्राट अशोक हुआ करता था, उसने फैसला किया नहीं, मैं बौद्ध धर्म स्वीकार मेरे द्वारा किया जाएगा। लेकिन उसे दीक्षा किसने दिया था? जब सम्राट जो अशोक ने बौद्ध धर्म तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे दीक्षा देने का काम किया था उपगुप्त ने उसे क्या दिया था? यहां पर दीक्षा दिया था, और इससे यह क्या हुआ था? प्रभावित हुआ करता था। ऐसी जानकारी हम लोगों को कुछ जैन परंपरा होती है, परंपरा में हम लोगों को, जैन परंपरा में हम लोगों को देखने को मिली, और ऐसी हिंसांग के द्वारा भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। तो दिव्यान जो जैन एक प्रकार की परंपरा का ग्रंथ है, उसमें हम लोगों को यह मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त होती है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा किसके विचारों से प्रभावित हुआ था? तो बाल पंडित के विचारों से सम्राट अशोक क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। चलो अगला प्रश्न जो हम लोगों को देख के रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट अशोक के रुम्निदेय स्तंभ में विषय सही नहीं? ये जो रुम्निदेय अभिलेख हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह लुम्बिनी में स्थित है, जिसकी अशोक ने स्वयं यात्रा की है। यह बात बिल्कुल हम लोगों को सही देखने को मिलेगी। इसने सम्राट जो अशोक ने मुख्य रूप से यात्रा की है। यह आपके अशोक के द्वारा बुद्ध के कोणागमन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की यात्रा की स्मृति संयोजित है? नहीं, इसमें किसी प्रकार की ये श्रद्धा सुमन की ये जो स्टोरी है यह हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यह अशोक के लुम्बिनी ग्राम को बलि भुगतान के भारत से मुक्त कर दिया गया था। यह बात बिल्कुल सही। बलि क्या हुआ करता था? आप सभी जानते हैं कि हमारे पास में उत्तर वैदिक काल हुआ करता था, और यही उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार जिनके द्वारा किया जाता था उन्हें वेश्य जो बोला जाता था, और जो वेश्य हुआ करते थे उन पर एक प्रकार का बलि नामक कर लगाया जाता था। बलि में धनराशि 1/6 यहाँ पर ली जाती थी। आप सभी को याद होना चाहिएगा
और उसने वहां के भू राजस्व को ये घटाकर उपज का 1/8 भाग कर दिया था। यह बात बिल्कुल हम लोगों को सही देखने को मिली, यानी जो सही नहीं था ऑप्शन बी हम लोगों को यहां पर सही देखने को नहीं मिलेगा। और अंतिम प्रश्न हर बार की तरह आप सभी के लिए होमवर्क में है और आप सभी को मुझे बताना है कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और ये होमवर्क का भी आप लोगों को मुझे जवाब देना है। होमवर्क इस प्रकार से आप लोगों को देकर रखा है, निम्नलिखित में से जो विभाग कंठ शोधक से संबंधित है, कौन सा विभाग कंठक शोधन से संबंधित हम लोगों को दिखाई देता है, कराधान, उद्योग, पथकर या न्यायपालिका, किस प्रकार का यह कंठ शोधक विभाग हम लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।